मेरा नाम संजीव कुमार और मैं आपको आज जीएस पढ़ाने जा रहा हूँ। जीएस पे हम कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जीएस में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था। अगर एग्ज़ाम में बात करें तो इंडियन पॉलिटी से कम 5 से लेकर 6 क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलेंगे। हर एग्ज़ाम से लगभग रेशियो ये रहता है, 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 5 to 6 क्वेश्चन इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी में जो हमारे सिलेबस में दे रखा है या जो हम कंपटीशन में आता है, एग्जाम्स में आता है, वो आता है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडियन पॉलिटी में भारतीय राज्य व्यवस्था में हम पढ़ेंगे भारत का संविधान, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो भारत के संविधान में हम टॉपिक जो उठा रहे हैं आज पहला, तो टॉपिक बहुत अच्छा है, शुरुआत भी वहीं से करनी चाहिए थी। तो हम लोग आज टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में देखा जाए कंपटीशन को लेके, तो कंपटीशन में लगभग मिनिमम 2-3 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। और प्रस्तावना पढ़ना इतना क्वेश्चंस के लिहाज से नहीं, लेकिन प्रस्तावना को अपने संविधान के समझने के हिसाब से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक प्रस्तावना आप नहीं समझ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, तब तक आप अपने संविधान को नहीं समझ सकते और ना ही उसको पढ़ सकते हैं। कहा भी गया है कि जो प्रस्तावना है भारत की, वो भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो दे रखी है वो भारतीय लोकतंत्र पर एक बहुत ही अच्छी कविता भी कही जाती है, कविता भी मानी जाती है, जो एक दर्शन तय करती है। इस दर्शन से हमारे संविधान का निर्माण भी हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रस्तावना शुरू करते हैं, ठीक है। और कभी कभी एक क्वेश्चन सबसे पहले आता है, आ भी जाता है कि प्रस्तावना आखिर शुरुआत हुई कहाँ से थी, किस कंट्री ने अपने यहाँ सबसे पहले शामिल किया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो हम शुरुआत की बात करें तो प्रस्तावना जो शुरुआत है वो सबसे पहले करी थी अमेरिका ने। अमेरिका ने अपने संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को शामिल किया था और उसके बाद में अन्य देशों ने भी प्रस्तावना को शामिल कर लिया। उसमें भारत भी एक शामिल है और भारत ने भी अपनी प्रस्तावना को शामिल किया था। भारत की जो प्रस्तावना है बेसिक जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव और संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है। तो चलिए हम लोग अपने प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा शुरू पढ़ना शुरू करते हैं। क्या हमारी प्रस्तावना है, क्या हमारा परिचय पत्र है। परिचय पत्र से बात की जाए, इंट्रोडक्शन लेटर भी कहलाता है, ठीक है। एन ए पालकीवा ने कहा भी था कि जो भारत की प्रस्तावना है वो संविधान का एक परिचय पत्र है। तो हम लोग शुरू करते हैं भारत की संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना को अंग्रेजी में हम प्रीएम्बल भी कहते हैं और इसको हम उद्देशिका भी कहते हैं, ठीक है। और कभी कभी शब्द आपको मिल जाता है आमुख, आमुख भी ये कहलाती है। तो कई नाम हैं इनके। उद्देशिका आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा, अधिकतर आपको उद्देशिका लिखा मिलता है, कहीं कहीं आपको आमुख लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको प्रस्तावना मिलेगा। अंग्रेजी तो हम इसको प्रीएम्बल कहते हैं। तो शुरुआत जो होती है हमारे प्रीएम्बल की वो होती है हम भारत के लोग से। बेसिकली आप लिख लेना, प्रीएम्बल आपको हर जगह मिल जाएगी, मैं इसको लिखूंगा नहीं, ठीक है। मैं बता देता हूं कि हमारी प्रीएम्बल है क्या। तो हमारी प्रीएम्बल शुरू होती है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी
संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारी प्रियम्बल है बेसिकली, ठीक है। तो इस प्रियम्बल को हम लोग शुरू करते हैं। तो इस प्रियम्बल में हमें सबसे पहली बात की थी कि संविधान की जो प्रस्तावना है, चाहो तो आप नोट कर लो, ये सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान ने अपनाई थी। अमेरिका के या सर्वप्रथम अमेरिका ने अपनाई थी, ठीक है। चाहे तो आप नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है, कि जो प्रस्तावना है उससे सर्वप्रथम किस, कई बार आया भी है क्वेश्चन कि प्रस्तावना को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था। तो सर्वप्रथम अपनाने वाला देश है वो है आपका अमेरिका, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं हम लोग अपने प्रियम्बल की। तो प्रियम्बल में हमने शब्द हुआ कि हम भारत के लोग, ठीक है। बेसिकली प्रियम्बल जो है वो हमको पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हमें बताती है प्रियम्बल। तो जो प्रस्तावना है हमारी वो हमें 4 चीजें बताती है। पहले हम यहां से देख लें, बाकी आप लोग प्रियम्बल देख लीजिएगा क्या है, पूरी लिख लेना कहीं भी अपनी कॉपी के पहले पेज पे और उसको याद भी कर लेना। प्रियम्बल हर किसी को याद होनी चाहिए। तो सबसे जो पहली बात है वो है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो ये बताती है कि जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसमें होगी, या शक्ति का स्रोत कौन होगा, ठीक। किसमें सुप्रीम पावर होगी भारत में, कौन सुप्रीम होगा, कौन सबसे बड़ा होगा, ठीक है। दूसरी बात हमसे कहती है कि जो शासन है उसका स्वरूप कैसा होगा, कैसे शासन किया जाएगा, क्या होगा। और तीसरी बात है वो कहता है कि जो राज्य है या जो देश है हमारा उसका उद्देश्य क्या होगा, ठीक। और चौथी बात है, जो चौथी बात हमारी कही जाती है वो कही जा रही है कि संविधान के लागू होने की तिथि, संविधान के लागू होने की तिथि, ठीक। तो ये 4 बातें हमें हमारी प्रियम्बल बताती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक एक करके कि सर्वोच्च शक्ति कौन है, सर्वोच्च कौन है अपने यहाँ। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भारत में सर्वोच्च कौन है। तो भारत में सर्वोच्च या सर्वोच्च शक्ति किसके पास है, जनता के पास। हमारे यहाँ सर्वोच्च कौन है, जनता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में जनता ना है या कभी कभी लिखा होता है लोग लिखे होते हैं, ठीक है, लोग भी लिखा हो जनता लिखो, बात एक है, आप लोग समझ लेना। और अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो फिर ऑप्शन में हमारे यहाँ संविधान होगा, तो फिर हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। तो समझ में आ गई कि सर्वोच्च शक्ति या शक्ति का स्रोत कौन है, जनता है, और जनता ना होने पर कौन होगा, संविधान होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग शासन के स्वरूप की। तो जो शासन का स्वरूप है वो आपका कैसा होगा, तो प्रस्तावना में सबसे पहला वर्ड आता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कि भारत कैसा होगा, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, ठीक है। दूसरा कैसा होगा, समाजवादी होगा। तीसरा कैसा होगा, पंथ निरपेक्ष होगा। चौथा कैसे होगा, लोकतांत्रिक होगा, लोकतंत्रात्मक होगा। और ऐसा कैसा होगा, लास्ट गणतंत्र होगा, ठीक है। तो हमारा देश कैसा होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा और गणराज्य होगा। इन सब सारे के सारे शब्दों को हम एक एक करके आपको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। पहले एक थोड़ा सा जनरल समझ लेते हैं कि प्रस्तावना हमें बताती क्या क्या है। अब राज्य के उद्देश्य की बात करें कि भाई राज्य का भी उद्देश्य होगा नहीं होगा, तो राज्य का जो उद्देश्य है कि राज्य हमें क्या क्या देगा, तो राज्य सबसे पहली बात हमें देगा न्याय, ठीक। दूसरी बात हमें स्वतंत्रता दे रखी है, न्याय भी देता है, स्वतंत्रता तो दे रखी है ठीक ठाक तरीके से। तीसरी बात क्षमता भी देता है, क्षमता भी देगा, और बंधुता, ठीक। ये है हमारे राज्य का उद्देश्य। और संविधान के लागू होने की तिथि को हम बात करें तो वो तिथि दे रखी है हमारे 26 नवंबर 1949, ठीक। तो ये सारी चीज प्रियम्बल हमें बताती है। इस प्रियम्बल में हमें इतनी सारी चीजें पढ़नी है कि सर्वोच्च शक्ति कौन होगी, सर्वोच्च शक्ति किसके पास होगी, शासन का स्वरूप कैसा होगा, राज्य का उद्देश्य क्या होगा, और हमारे संविधान के लागू होने की
तिथि क्या होगी, या बनने की तिथि क्या होगी। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि हमारा संविधान, या कह सकते हैं भारत का संविधान, कई बार क्वेश्चन आया है, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भारत का संविधान कब बना। ठीक, पहला क्वेश्चन यह लिखा होता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और यहीं से बन के आता है, तीसरा कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, और 3 क्वेश्चंस में जो डेट्स आती हैं, अधिकतर पता है, कोई कहता है 1949, ठीक, कोई 1950। तो इन तीनों में तो सबसे पहला मैंने क्वेश्चन लिखा था कि जो भारत का संविधान है वो कब बना। तो हम लोग को पता है कि प्रियम्बल ने जब दे रखा है कि संविधान के लागू होने की तिथि, तो अगर बनने की तिथि आएगी तब भी आपकी 26 नवंबर 1949 आएगा, और लागू होने की तिथि आए तब भी 26 नवंबर 1949 ही आएगा। यहां लोग क्या कर देते हैं, लागू होने की जगह 26 जनवरी 1950 लिख देते हैं, 1950। 1950 को नहीं, लागू तो हमारा उसी दिन हो गया था जिस दिन हमने अपने संविधान को अपनाया था, या प्रियम्बल को अपनाया था, तो वो हमने लगाया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जब बात आए कि पूर्ण रूप से या पूर्णतया कब लागू हुआ था, तब आप उसको लिखेंगे 26 जनवरी 1950। तो कंफ्यूज ना हो, ये बहुत कई बार क्वेश्चन जल्दी जल्दी में गलत हो जाते हैं, ठीक है, तो इनको ध्यान रखना। अगर कब बना आए तब भी 26 नवंबर 1949 करोगे, और कब लागू हुआ तब भी आप 26 नवंबर 1949 करोगे। लेकिन अगर पूर्ण रूप से बात करने आए तो आप करोगे 26 जनवरी 1950 को हमने पूर्ण रूप से लागू कर दिया था, और इसी उपलक्ष्य में हम अपना गणतंत्र भी मनाते हैं। तो जब गणतंत्र आएगा तो हम लोग गणतंत्र पे बात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, बाकी आप लोग नोट कर लीजिए, और हम लोग अब एक एक चीज करके पढ़ते हैं प्रस्तावना में, ठीक है। ठीक है, तो चलो हम लोग अब शुरू करते हैं, एक एक वर्ड हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। प्रियम्बल जरूर आप सब लोग लिख लीजिएगा, अगर प्रियम्बल आप नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और हर कोई याद भी कर लीजिए प्रियम्बल को, क्योंकि प्रियम्बल जब तक याद नहीं है तब तक आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो प्रियम्बल में पहला शब्द आता है, मैंने कहा शुरू होती है हम भारत के लोग से, और ये कहां से लिया गया, कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया है कि हम भारत के लोग, तो ये यूएनओ, क्योंकि मैंने कहा था अमेरिका ने सबसे पहले अपनाया था, तो अमेरिका का ही है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगला आता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला शब्द हमारा आया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसकी बात करते हैं। अब एक एक वर्ड्स को हम पढ़ते हैं, प्रियम्बल को समझते हैं। अगर प्रियम्बल समझ में आ गई तो ये मान के मैं गारंटी देता हूं कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं, पहला शब्द हमारा आया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसको हम एक नया नाम और दे सकते हैं, उसको कहते हैं हम संप्रभुता। संप्रभुता, ठीक है। क्या होती है संप्रभुता, क्या होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं कि आखिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, संप्रभुता क्या होती है। तो संप्रभुता जो है, संप्रभुता हम उसको कहते हैं जिसके पास आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता हो, ठीक। संप्रभुता क्या होती है कि आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता। कोई भी देश, कोई भी राज्य तभी संप्रभु होगा, तभी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा जिसके पास संप्रभुता होगी, ठीक है। और ये संप्रभुता एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी चीज है जिसको अगर किसी राज्य के तत्वों से निकाल दिया जाए तो राज्य से क्या नहीं रहता, संप्रभु नहीं रहता, ठीक है। चलो, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर बेसिकली है क्या। तो जिसके पास आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी तो वो हमारा क्या होगा, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश होगा, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा, ठीक है।
अब इसका मतलब क्या होता है कि आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने का मतलब क्या है कि कौन सा आंतरिक निर्णय है, कौन सा बाह्य निर्णय है। तो ठीक है, डेफिनेशन एक और होती है, चाहे तो और करके आप लिख लीजिएगा, मैं आपको बोल दूंगा। ठीक है, कि जितने भी लोग हैं, कौन, भारत के लोग, हमारे लोग, क्योंकि हमारा संविधान है, हम अपने देश की पढ़ रहे हैं तो हम अपनी बात करेंगे, कि जो हमारे देश के लोग हैं उन लोगों को अपने से जुड़े, ठीक है, स्वयं से जुड़े जितने भी निर्णय हैं, जितने भी मामले हैं, चाहे वो आंतरिक हुए चाहे वो बाह्य हुए, उनको लेने का पूरा अधिकार है और होगा, तभी संप्रभुत्व है। ठीक है, तो कोई भी निर्णय आपका हुआ, चाहे वो आंतरिक निर्णय हुआ चाहे वो आपका बाह्य निर्णय हुआ, अगर आप इन दोनों निर्णय को ले सकते हो तो आप क्या हो, संप्रभु हो। कोई भी बाहरी शक्ति या कोई भी बाहरी सत्ता हम लोगों को कोई आदेश नहीं दे सकती, या भारत की सरकार को कोई भी आदेश नहीं दे सकती। ठीक है, तो चाहे तो लिख लेना कि लोगों को अपने से जुड़े मामले में संपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार होगा और कोई भी बाहरी शक्ति किसी भी भारत की सरकार को या भारत के लोगों को आदेश नहीं दे सकती। ठीक है, अब यहां से कभी कभी कुछ लोग पूछ लेते हैं, कई बार बच्चों ने पूछा भी है कि सर अगर एक बताइए, क्वेश्चन है कि अगर भारत अगर हमारा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ठीक, तो वो अभी भी राष्ट्रमंडल का सदस्य क्यों है। ठीक है, मैं इसको चलो यहां लिख देता हूं, अभी भी राष्ट्रमंडल का सदस्य क्यों है। ठीक है, तो एक बार अगर ठीक से आप समझ लोगे, पढ़ लोगे, तो पॉलिटी पढ़ने में मजा भी बहुत आएगा। क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूं, क्वेश्चन आपका कोई भी मिस नहीं होगा, ये 100% है, बस समझना है आपको। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल का सदस्य या राष्ट्रमंडल के कौन कौन से कंट्री सदस्य हैं, ठीक है, शायद मुझे लगता है लगभग 57 इसमें है, बाकी देख लेना आप लोग एक बार कितने हैं। तो भारत में भी, भारत भी शामिल है राष्ट्रमंडल में। तो क्यों शामिल है, क्यों अभी भी उसने सदस्यता नहीं छोड़ी है, तो बेसिकली राष्ट्रमंडल देश वो होते हैं, राष्ट्र कॉमनवेल्थ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो होती हैं जो कभी किसी के उपनिवेश रहे हों या किसी के अधीन रहे हों, किसी के अधीन रहे हो। भाई भारत 1947 में आज़ाद हो गया था, स्वतंत्रता हमको मिल गई थी, 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन फिर भी हमने, ठीक है, अपना राष्ट्रमंडल देश की सदस्यता को बनाए रखा। क्यों हमने इसकी सदस्यता को नहीं त्यागा? तो अगर मैं इसकी सदस्यता को लेकर बात करूं तो जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता है वो हमारी जो संप्रभुता है, हमारा जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, इस पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती। ठीक है, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ कंट्रीज से हमें सदस्य रहने से हमारी संप्रभुता पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और आज भी क्यों देश है, तो आज भी भारत राष्ट्रमंडल का स्वैच्छिक से देश है। ठीक है, तो वो स्वेच्छा से है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है। संप्रभुता क्या होती है कि आप अगर आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र हो तो आप एक संप्रभु राज्य हो। तो भारत क्या है? भारत एक संप्रभु राज्य है। कहीं कहीं आपने लिखा भी देखा होगा, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व राज्य है। कैसा है? वो इसलिए है क्योंकि उसको आंतरिक और बाह्य निर्णय में लेने में पूरा का पूरा अधिकार है। ठीक है, चलिए तो हम अगला एक यहाँ नोट कर लो और अगला एक वर्ड और हम लोग पढ़ते हैं। अब हेडिंग डालिएगा, दूसरा शब्द जो है प्रियम्बल में हमारी, उसका नाम है समाजवादी। ठीक है, समाजवादी। ठीक है, अब भारत की बात करें तो भारत में जो समाजवाद दे रखा है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो किसकी अवधारणा पर आधारित है? नेहरू की। जहां तो लिख लीजिएगा कि भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो नेहरू की अवधारणा पर आधारित है। नेहरू को कॉन्सेप्ट क्या था ये हम लोग कभी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, नेहरू की अवधारणा पर
आधारित है। भारतीय संविधान, अभी हम आगे पॉलिटी पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे, तो संविधान में आर्टिकल जो 39 दे रखा है, अनुच्छेद 39, ठीक है, 39, अनुच्छेद 39 के जितने भी प्रावधान दे रखे हैं, तो अनुच्छेद 39 के प्रावधानों को में जो बात कही गई है उनमें प्रतिध्वनित यह होता है कि जो देश की सामूहिक संपदा है, जो देश में भौतिक संसाधन है, उनका जो बंटवारा है वो यथासंभव, ठीक है, हर किसी को बराबर बराबर बांटा जाए या दे दिया जाए, ठीक है, और किसी भी जो धन का संकेंद्रण है वो एक ही या कुछ ही हाथों तक सीमित ना रहे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर समाजवादी शब्द पढ़ रहे थे, और समाजवादी के कभी कभी प्रकार भी पूछ लेता है, तो चाहो तो आप लिख लेना, ठीक है। अगला पॉइंट, ये लिख लिया तुम लोगों ने, ठीक। तो समाजवाद जो है वो हमारा दो प्रकार का होता है, ठीक है। थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। नंबर 1 लोकतांत्रिक, ठीक है, इसको हम गांधीवादी समाजवाद भी बोलते हैं, ठीक, या इसको हम उदारवादी समाजवाद भी बोलते हैं, ठीक। और दूसरा हमारा होता है साम्यवादी समाजवाद, ठीक। साम्यवादी समाजवाद और लोकतांत्रिक या गांधीवादी या उदारवादी समाजवाद, ठीक है। साम्यवादी समाजवाद क्या कहता है, बस एक दो पॉइंट एक करके पढ़ेंगे, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डिटेल हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। साम्यवादी समाजवाद कहता है कि जो हमारी संपूर्ण पूंजी है, हम उस पूंजी का क्या कर दें, राष्ट्रीयकरण कर दें, नेशनलाइजेशन कर दें, यानी कि संपूर्ण पूंजी, जितनी भी पूंजी भारत में है उस पूंजी का क्या कर दो, संपूर्ण पूंजी का राष्ट्रीयकरण कर दो आप, यानी कि जिसके पास जितना पैसा है वो सब किसे दे दो, राज्य को दे दो, देश को दे दो, ठीक है। और दूसरी बात कहता है कि जो निजी संपत्ति है, भाई दो ही तरह की संपत्ति होती है, एक सरकार की और दूसरी निजी, प्राइवेट, ठीक है। जो निजी संपत्ति है उस निजी संपत्ति को क्या कर दो, समाप्त कर दो, या निजी संपत्ति का उन्मूलन कर दो, उन्मूलन लिख लो ज्यादा बेहतर है, निजी संपत्ति का उन्मूलन या निजी संपत्ति की समाप्ति, यह कहता है समाजवादी समाजवाद, ठीक है। कभी कभी एक बार क्वेश्चन भी आता है से किस समाजवाद को विकास विरोधी समाजवाद भी कहा जाता है, तो जो साम्यवादी समाजवाद है ये आपका विकास विरोधी समाजवाद भी कहलाता है, विकास विरोधी समाजवाद। ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, केवल बस इतना पॉइंट आप याद कर लो, ठीक है, यही क्वेश्चन में आते हैं। तो ये है हमारा समाज। तो साम्यवादी समाजवाद क्या कहता है कि जितनी भी पूंजी है, जितना वह पैसा है, उसका सबका राष्ट्रीयकरण कर दो, नेशनलाइजेशन कर दो, और जो निजी संपत्ति है उसका उन्मूलन या उसको आप समाप्त कर दो। अब ये हमने अपनाया नहीं, हमने कौन सा अपनाया, लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया। ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक काम करो, हम संपूर्ण पूंजी का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे, आवश्यकता अनुसार करेंगे, आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीयकरण, ठीक। और दूसरी बात इन्होंने कही कि ये निजी संपत्ति की समाप्ति, तो हमने कहा ठीक है, हम निजी संपत्ति को समाप्त नहीं करेंगे, क्या करेंगे, निजी संपत्ति को बढ़ावा देंगे, ठीक है। तो ये जो दो बातें हैं कि हम आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति को बढ़ावा देना, यही दोनों आगे चल के इकोनॉमिक्स जब पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स में आपको खूब पढ़ने में मिलता है। जब पूंजीवादी हम लोग पढ़ेंगे तो यही दोनों चीज़ें हमारी आवश्यकता राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति को बढ़ावा देना ही हमारी एक नई अर्थव्यवस्था को जन्म देता है, जिसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसीलिए भारत की यह राज्य व्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित का मतलब कि जितनी जरूरत है उसका राष्ट्रीयकरण और बाकी जो जितनी निजी संपत्ति है उसको और बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये दो शब्द हमने आज पढ़े, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवाद, ठीक है। बाकी हम लोग आगे का शब्द है जो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में हमें बता दीजिएगा। थैंक यू।